हेलो एवरीवन। लूसेंट की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं, इसको मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ-साथ फैक्ट भी याद करेंगे। जैसे आईएएस प्री 2019 में प्रश्न पूछा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना किस आर्टिकल में है? तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो शायद इसको टिक ही ना लगा पाएँ। सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और संवैधानिक उपचार तक का पूरा आर्टिकल 32 तक का पूरा डिटेल में बता दूंगा। और जहाँ फैक्ट सिर्फ जानने हैं वहाँ फैक्ट, जहाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत रहेगी वहाँ कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बस आपको करना क्या है कि ध्यान से देखते रहना है। और अगर जहाँ आपको लगे कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है कि याद नहीं होगा, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको रिवाइज करते रहिएगा बस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट, जिसको मूल मूल भी कह सकते हैं, मूल अधिकार भी कह सकते हैं, ये यूएसए से लिया गया है। अगर प्रश्न पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन में कई कंट्रीज का नाम दे देगा और फिर यहाँ से यूएसए आपको टिक करना पड़ेगा। ये पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, 12 से 35 तक के अंदर आता है। अब इसका याद करने का एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि 12 से 35 तक का कोई आर्टिकल अगर आएगा, तो अगर आपको नहीं भी याद है, तो भी आपको अगर लगेगा कि इसमें किसी इस तरीके की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो ये मौलिक अधिकार ही होगा। इसको भारत का अधिकार पत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसे ही मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। ये कहाँ से बना है, क्या है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट है कि जीने का अधिकार दे दिया गया, तो इसका नहीं कि आप किसी के भी छत पे जाके घर बना के कहें कि ये जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो ये वाद योग्य है, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। जिस तरीके से जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? लेकिन कोरोना में क्या हुआ था कि साथ में रहने से मना कर दिया गया था भीड़ जुटाने के लिए। तो जैसे मस्जिद में एक साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है कि झुंड बना के नहीं जाना है, नमाज़ नहीं होगी उस तरीके से। तो आप ये नहीं कह सकते कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। कहीं पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पे बैन लगाया जा सकता है। यही कहने का इसका तात्पर्य है कि युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जहाँ जिसको जिस तरीके की ज़रूरत होगी, सरकार को लगेगा, वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत लगाई जाती है, जो रिट है। और जो सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट का हनन किसी ने किया है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ये तो ऊपर हो गई कॉमन सी बात, ठीक है। पहला जो आर्टिकल 14 से 18 तक के जो बीच में है, उसको समता या समानता का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 14 जो है विधि की समक्ष समता, मतलब ये कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। कोई बड़ा बड़ा छोटा कोई नहीं है, सबके लिए एक ही कानून होगा। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर पूछेगा कि विधि की समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये जो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 ये है, जिस तरीके से हम मान लीजिए कि वही कोई वैकेंसी निकलती है, पीसीएस की मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, उसमें 200 सीटें हैं, तो सारी की सारी 200 सीटों पे सब लोगों ने फॉर्म भर दिया। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आरक्षण आरक्षण भी दिया जाता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को। तो ये है कि किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषयों में अवसर की समानता होगी। किसी को बराबरी के लाने के लिए उसको आरक्षण दिया जाएगा। ये आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से समझिए कि जो हम फॉर्म हम भरते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोगों को रिज़र्वेशन मिलता है। 17वां क्या है? अस्पृश्यता का अंत। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तुम इस सीट पे नहीं बैठ सकते, या मैं तुम्हारा बाल नहीं काटूँगी। जो भी छुआ-छूत को समाप्त करने की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 17 में की गई है। 18वां, उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान दिया जा सकता है। मतलब कि आपको कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट ये तो कहा जा सकता है, ये चीज़ें दी जा सकती हैं आपको। लेकिन ये जिले इलाही, कैसरी हिंद,
ये चीज़ें आपको नहीं कही जा सकती। वो उपाधियाँ जो अंग्रेज़ों ने निकाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ये विधा और सेना संबंधी उपाधियाँ सिर्फ़ दी जा सकती हैं। ये हुआ आर्टिकल 18 और इसमें बहुत सारे नियम भी हैं कि जैसे कोई भी कहीं से विदेश से आपको कुछ सम्मान मिल रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। उतना डिटेल नहीं जानना है, सिर्फ़ इतना जान लीजिए कि उपाधियों का अंत किसमें है? आर्टिकल 18 में है। और दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 से 22 इसमें जो है 19, 20, 21, 22 ये चारों के चारों इतने कन्फ्यूज़िंग है। पहला तो ठीक है, पहला कोई बात नहीं। मु चलिए पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ क्या है। आर्टिकल 19 में जो है 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन एक जो है उल्लेख को एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया। वो क्या था? वो 19 एक एफ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि उसमें अगर जैसे कि कहा गया कि ये संपत्ति का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। तो जैसे सरकार अगर कहीं से सड़क बना रही है, हाईवे बना रही है, किसी का घर आ गया, तो जब सरकार जाती थी कि मुझको ये ज़मीन चाहिए, यहाँ पे हाईवे बनाना है, ये सड़क बनानी है, तो लोग लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट था। तो उस चीज़ को संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसको जो है दूसरी जगह आर्टिकल 300 में रख दिया गया। तो उसको हटा करके अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें 19वें में सिर्फ़ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो स्पेशली जैसे कि पहला है 19 एक ए, इस तरीके से लिखेंगे 19 एक ए, इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मीडिया है, जो पत्रकारिता होती है, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनको 19 ए के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का को दिया गया है। और 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था यूजीसी को लेकर के, तो ये आपको फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी जाके कहीं भी का मतलब ये स्पेसिफिक ये नहीं कि किसी घर पे जाके धरना देंगे। आप जा कर के धरना दे सकते हैं। जैसे यूपी पीसीएस के आयोग के बाहर अक्सर धरने हो जाते हैं। तो क्या है 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होकर और सभा करने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए कि टीचरों का संघ होता है, स्टूडेंट का संघ होता है, उसको बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? सी से इस तरीके से याद कर लीजिए सी से संघ, मतलब याद करने के लिए उस तरीके से होता नहीं है। डी का क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में हम आ जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ रूल लगा होता है, ये नहीं कि कहीं भी चले गए। जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ में कई क्षेत्रों में उस तरीके से रोक लगाई जाती है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी जाकर के वहाँ पे रहने लग सकते हैं, वहाँ की सारे कामों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से बसने की आपको आज़ादी है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी और जैसा व्यापार चाहें, जो मतलब कि कानूनी रूप से वैध हो, उसको किया जा सकता है। ये आर्टिकल 19 में ये सारे के सारे आपको पूरा आर्टिकल रटा होना चाहिए। पहला तो जान लीजिए 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता देता है और पहले ही में ही मान लीजिए 19 ए में मीडिया आता है, बोलने की स्वतंत्रता, फिर बी में आता है कि कहीं भी आप धरना दे सकते हैं, सी में आता है आप कोई संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, डी में आवागमन की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में डी से दौड़ सकते हैं मान लीजिए कि याद करने के लिए बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में आवागमन के लिए। ई में है निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता, जी में है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये इसलिए 2 बार पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक-एक आर्टिकल इसका ये सब का सब पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ़ एक बार सज़ा मिलेगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो और उसने मान लीजिए 6 महीने जेल रह कर के आया, फिर कोर्ट को लगा कि नहीं-नहीं कम कम जो है हमने सज़ा दी थी, फिर और फिर 6 महीने रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ए एक जुर्म के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है, उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मान लीजिए कि गाड़ी चोरी की, तो उसके लिए 2 दिन जेल रहना पड़ता है, मान लीजिए। लेकिन फिर बाद में आप जो है, जब ये अपराध किया था तब तो ये ना नियम था, लेकिन पता चला कि हम 10 दिन जेल में रह गए
और फिर कानून बदल गया कि 1 साल के लिए होगा, तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि कोई अपराधी है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि न्यायालय में जाकर के तुम खुद सिद्ध करो। ये नहीं किया जा सकता, उसके लिए वकील किया जाता है, वो अपनी बातें पेश करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त एक नियम कानून है, जीवन जीने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में आता है। 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण को उपलब्ध कराए। जिस तरह ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ही यही है, जैसे जिस तरीके से दिल्ली में जो पॉल्यूशन का बहुत खतरा चल रहा है, तो ये सरकार का ये राइट है कि वो लोगों के प्रोटेक्शन की बात करे। ये आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 ए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और यही जगह, यही 45 है जो आर्टिकल डीपीएसपी में, उसमें 6 से कम वर्ष तक के बच्चों के लिए ये अनिवार्य किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल 21 ए है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपलब्ध कराए जाने की बात करता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर हिरासत में ले लिया गया, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। हिरासत में क्यों लिया गया उसका कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर किसी जज या जो भी फैसला सुनाने वाला है उसके सामने पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की का अधिकार होगा। किसको? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। और जैसे कुछ कुछ चीज़ें निवारक जो यहाँ दिया है ना, निरोध में संरक्षण। निवारक निरोध का मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, यही से दे दे रहा हूँ कि माघ मेला इलाहाबाद में चल रहा है, तो अगर किसी प्रशासन की नज़र पड़े, उसको लगे कि ये जो है माघ मेले में कुछ न कुछ उपद्रव मचा सकता है, तो उसको हिरासत में ले सकती है बिना कोई कारण बताए। मान लीजिए कि 2 तारीख को अगर माघ मेला खत्म हो रहा है, तो सरकार 3 तारीख को छोड़ देगी उसको। ये निवारक के तौर पे यूज़ होता है, तो आर्टिकल 22 है। ये आता है 1950 में, निवारक निरोध अधिनियम। और ये एक्ट मालूम है? मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आप लोग लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम मीसा भारती है। आपको पता है जब वो पैदा हुई थी तो उनके विरोध में उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मीसा भारती। और ये सच है, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और एनएसए मालूम ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था। और अब देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, 23, 24, 25, 28, ये सारे के सारे देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। ये है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, जैसे होता था ना पहले टाइम पे कि किसी आदमी को किसी ने खरीदा, मतलब या तो मान लीजिए कि किसी के पास बहुत उधार था, तो वो उसका कर्जा नहीं पूरा कर पाया, तो उसको रोज लोग रख लेते थे। फिर पता चला उसको किसी और के यहाँ बेच दिए काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। ये कहाँ कहा गया है? ये आर्टिकल 23 में कहा गया है। लेकिन उसमें एक अपवाद है कि सरकार चाहेगी तो आपको, अगर मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, तो सरकार आपको लगा सकती है कि चलो तुम वहाँ पे बॉर्डर पे या कोई काम में, मतलब बॉर्डर पे क्यों बिना ट्रेनिंग वाले को लगाएगी, कहने का मतलब है कि कोई काम करने के लिए तैयार कर लेगी सरकार, कि मान लीजिए बारूद गोला जो भी है तुम पहुँचाओ वहाँ पे ले जाकर के। वही है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध नहीं माना जाएगा आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जैसे होता है ना कि आप देखोगे कि किसी के ज़्यादातर होटलों में एक छोटू होता है, जिसको सारे के सारे लोग छोटू ही कहते हैं, छोटा-सा बच्चा होता है। ऐसे लोगों को काम पे लगाने के लिए मना किया गया आर्टिकल 24 में। 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, उसको कहीं भी काम पे नहीं लगा सकते। हालाँकि कुछ नियम है कि जैसे किसी का कारखाना है, किसी की फैक्ट्री है और वो संडे का दिन है, वो स्कूल भी नहीं गया है, तब थोड़ा बहुत काम करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा नियम कानून है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, बालकों को इसमें फैक्ट्री वगैरह में लगाने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते, यही इसमें कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25वां आर्टिकल 25 में,
कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 है। और आर्टिकल 26 क्या है कि अपने धार्मिक काम के लिए आप अपने प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, कहीं यज्ञ करा रहे हैं, मुस्लिम है, कहीं क्या नाम है, जलसा वगैरह कुछ भी करा रहे हैं, तो वो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार होंगे, वो प्रबंधन करेंगे। ये नहीं कि सरकार मना कर दे कि नहीं, नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है? ये आर्टिकल 26 में आता है। आर्टिकल 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाएंगे कि हमारे फलानी चीज़ का पूजा है या हमारे मस्जिद में कुछ हो रहा है, उसके लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते धार्मिक काम के लिए। आर्टिकल 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिस मान लीजिए कि कहीं डिग्री कॉलेज है, सरकार वहाँ पे वित्त पोषित करती है, पैसा देती है, टीचरों की सैलरी देती है, तो वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। या आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कॉलेजेस हैं या कुछ भी है, शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जहाँ पे सरकार खुद अगर पैसा दे रही है तो। ये देख लेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ओबीसी का बच्चा है या एसटी कैटेगरी का कोई भी बच्चा है, तो उसको कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस पे ये नहीं हो सकता कि तुम फलाने धर्म से आते हो तो इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। ये गलत माना जाएगा, ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन माना जाएगा और ये फंडामेंटल राइट और वो कोर्ट में जा सकता है। और आर्टिकल 30 देख लेते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट खोल सकता है, उसमें सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और वो चाहेगा, जैसे मुस्लिम समुदाय ने मदरसा खोल लिया, तो मदरसा मदरसा वाली की एजुकेशन दे सकता है और किसी ने गुरुकुल खोल लिया तो वहाँ पे धार्मिक चीज़ें या वेद वगैरह पढ़ा सकता है। ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि इसको आर्टिकल 32 को, ये याद कर लीजिए, रट जाइए। आर्टिकल 32 ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तहत 5 रिट होती है: बंदी प्रत्यक्ष, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत ही ट्रिकी टाइप का ये है। थोड़ा थोड़ा में इधर उधर मैच कर जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना कन्फ्यूज़न हो जाए। पहले इतना ही समझ लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लंबी से सांस, गहरी सांस लीजिए। देखते हैं। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया, भाग 3 में है, 12 से 35 के अंतर्गत है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और ये वाद योग्य है, असीमित नहीं है कि आपको इतना फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि आप किसी को भी मारने लग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और इसके तहत आप हाई कोर्ट में जो है 226 के अंतर्गत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं। समानता का अधिकार क्या है? 14 से 18 तक की समता समानता का अधिकार आता है। 14 का मतलब हो गया कि विधि के समक्ष समता है। 15 का मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 रिजर्वेशन वगैरह की बात की गई है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18वां उपाधियों का अंत है। जिले, लाही, कैसरी, हिंद और चीज़ें नहीं कही जा सकती। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, ये सब सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है। जैसे मीडिया है, शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है, ग्रुप बनाने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, कहीं भी निवास करना और बस जाने का, कोई भी आजीविका चलाने का, बिजनेस करने का अधिकार है। आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि आप उस टाइम पे कोई कानून का उल्लंघन ना कर रहे हो और एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है कि अगर वो मौसम खराब हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी कि स्वच्छ पर्यावरण पब्लिक को प्रोवाइड कराए। आर्टिकल 21 में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह लागू किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। और जैसे मीसा एक्ट है,
ये निवारक निरोध अधिनियम 1950 है, एनएसए है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23, किसी को व्यक्ति की बिक्री खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती, खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती, बेगारी नहीं कराई जा सकती किसी से। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखाने वगैरह में आप काम करने के लिए नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है, किसी भी धर्म को मान्य प्रचार करने के लिए आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 में अपने धर्म को के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। 27 में कोई टैक्स नहीं लगा सकते। 28 में अगर कोई सरकार अगर किसी कॉलेज को चला रही तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और इसके द्वारा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, विप्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी की जाती है। ये हुआ फंडामेंटल राइट। आप इसको दोबारा-तिबारा जितनी बार हो सके देख लीजिएगा, और जहाँ नहीं याद आए, जहाँ लगे कि बार-बार भूल रहे हैं आप, अब इसके बाद आप पीवाईक्यूज़ लगाइएगा, ठीक है? जितना समझ में आएगा उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।